जय हिंद साथियों, मैं डॉक्टर ज्योति प्रकाश स्वागत करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी स्टडी में। दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ रत्न कुमार सांभरिया द्वारा लिखित वीमा नाटक के पात्रों का चरित्र चित्रण। आज हम विशेष रूप से केवल वीमा का चरित्र चित्रण देखने वाले हैं। अगले वीडियो में अन्य पात्रों का भी देखेंगे। दोस्तों, वीमा यह नाटक स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाड़ा विश्वविद्यालय के स्नातक स्तर के पाठ्यक्रम में द्वितीय वर्ष द्वितीय भाषा अर्थात एसएल हिंदी में जोड़ा गया है। उस प्रश्न पत्र का नाम है नाटक तथा प्रयोजनमूलक हिंदी पेपर 4। इस बीज पत्र में यह सम्मिलित है। साथ ही मुंबई विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में भी वीमा यह नाटक जोड़ा गया है। तो चलिए, हम शुरू करने से पहले आपसे एक विनती है कि यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और दोस्तों में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। वीमा का चरित्र चित्रण कीजिए अथवा वीमा की चारित्रिक विशेषताएं स्पष्ट कीजिए। परीक्षा में इनमें से कोई भी प्रश्न आए तो यही उत्तर आएगा। सबसे पहला मुद्दा है वीमा नाटक की नायिका। वीमा यह नाटक की नायिका है या केंद्रीय पात्र है। दोस्तों, वीमा नाटक में शुरू से लेकर आखिरी तक इसकी कथावस्तु वीमा इस पात्र के ही इर्द गिर्द घूम रही है और नाटक का नाम भी वीमा इस नायिका से ही रखा गया है। तो यह नायिका प्रधान नाटक है और इस नाटक की नायिका या केंद्रीय पात्र वीमा ही है। दूसरी विशेषता है वीमा के चरित्र की नेत्रहीन सवर्ण युवती। वीमा यह एक नेत्रहीन युवती है। वीमा 8 साल की थी जब बड़ी माता निकलने से 1 महीने तक वह खाट पर पड़ी रही और जब बीमारी से ठीक हुई तब उसकी आंखों की रोशनी चली गई थी। पिछले 15 वर्षों से वह पूरी तरह से नेत्रहीन है। अपना परिचय देते हुए वीमा जमन से कहती है, हमारा खाता पीता नामी गिरामी घर है, ज़मीन है, जायदाद है, माँ नहीं है तो क्या, बाप है, 2 भाई है, दोनों सर्विस में हैं, भावजे है, एक टीचर है, दूसरी घर संभालती है। वीमा संपन्न सवर्ण परिवार से है, लेकिन जमन का गरीब होकर भी उसके माँ बाप भाइयों ने जन्मांध होते हुए भी उसे जिस प्रकार पाला पोसा और नेत्रहीन स्कूल में पढ़ा लिखा कर पाँव पर खड़ा कर दिया अर्थात आत्मनिर्भर कर दिया, यह जानकर वीमा जमन से कहती है, जमन, काश मैं भी छोटे घर में पैदा हुई होती। यहाँ जमन के बारे में जानकर उसे अपने सवर्ण और विशेष रूप से संपन्न परिवार में होने पर दुख होता है, क्योंकि संपन्न परिवार में होकर भी वीमा को जिस प्रकार आगे नेत्रहीन होने के बाद एक सामान्य जीवन जीने के लिए मिलना चाहिए था, उसे भी पढ़ाना चाहिए था, ये कुछ भी नहीं हुआ है। और जबकि जमन बहुत गरीब परिवार से और दलित परिवार से होने के बावजूद भी परिवार ने उसे कितना सपोर्ट किया या आगे बढ़ाया और उसे ये एहसास नहीं होने दिया कि वह नेत्रहीन है। अगली विशेषता है वीमा की जाति भेद न मानने वाली। वीमा को सवर्ण और दलित इस प्रकार का कोई जाति भेद स्वीकार नहीं है। जमन और वीमा दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, किंतु जमन के मन में संकोच है। वह कहता है, तुम ऊंची जात, मैं नीची जात, तुम सवर्ण, मैं दलित। मन में ऊंच नीच का भेद रहते गृहस्थी की गाड़ी नहीं चलती। इस पर वीमा उसे समझाते हुए कहती है या स्पष्ट करते हुए कहती है, छोड़ो भी जमन, पढ़े लिखे होकर जात की बात में पाँव मार रहे हो। तुम मर्द हो, मैं औरत हूँ, 2 जात। तुम नेत्रहीन, मैं नेत्रहीन, 1 जात। इस प्रकार बहुत सरलता से वह जमन को समझाती है कि जाति भेद तो केवल 2 ही जातियाँ हैं इस धरती पर। मानव जाति में केवल 2 ही जातियाँ हैं, एक स्त्री और एक पुरुष की। और इस प्रकार गृहस्थ जीवन जीने के लिए जो भेद होना चाहिए हमें, वो है
तुम मैं स्त्री हूँ, तुम पुरुष हो। तो इसके अलावा और किसी प्रकार का जाति भेद, वह भी पढ़े लिखे होकर मानना, ये तो गलत बात है, उसे स्वीकार नहीं है। अगली विशेषता है उसके व्यक्तित्व की, वीमा के परिस्थितियों की मारी। वीमा नेत्रहीन होने के बाद एक प्रकार से असहाय हो गई है। बिना किसी की सहायता से वो कोई कार्य नहीं कर पाती है या आत्मनिर्भर नहीं बन पाई है अपने जीवन में पढ़ लिख कर, और माँ भी नहीं है उसकी। तो एक प्रकार से बेबस सहानुभूतिपूर्ण जीवन जीने वाली एक अंधी लड़की का जीवन वह जी रही है। नेत्रहीन होने के कारण यह उसके जिम्मे आया हुआ जीवन है, और ऐसी परिस्थितियों में वह हालात की मारी, और ऊपर से परिवार परिवार के द्वारा जो उस पर घाव किया जाता है, उसका रिश्ता एक अधेड़ व्यक्ति से जोड़कर। तो वीमा जमन से कहती है, जमन जी, हमारे गांव के पास ही रेलवे स्टेशन पड़ता है, उसी से लगते खेत है अपने। शादी के समय खेतों के बहाने आई और ज़िंदगी दांव पर लगा गाड़ी में बैठ गई मैं तो। गाड़ी में चलती आई जहाँ तक गाड़ी आई। हाँ, गाड़ी से उतरकर प्लेटफॉर्म पर बैठी थी, वह बेहया मुझे पतियाकर गड्ढे में ले गया। वीमा अपने मन के विरुद्ध होने वाले विवाह को नहीं स्वीकारती, और नेत्रहीन होने के बावजूद भी बिना किसी की मदद से वह अपने घर से भाग निकलती है। खेत जाने के बहाने वो खेत से नज़दीक ही जो रेलवे स्टेशन पड़ता है वहाँ पहुँचती है, और जो भी गाड़ी आई है उसमें बैठती है। कोई ठिकाना उसे निश्चित नहीं है कि कहाँ जाना है, किसके पास जाना है। और ऐसी परिस्थितियों में वो जिस स्टेशन पर उतरती है, आखिरी स्टेशन पर गाड़ी के, तो वहाँ भी एक व्यक्ति उसे फंसाने की कोशिश करता है। वो पहले ही मजबूर है, असहाय है, उस पर और जुल्म करने वाला वह व्यक्ति प्लेटफॉर्म से जब उसे बाहर ले जाता है और वहाँ पर उसे गड्ढे में ले जाकर उसके साथ बदसलूक करने की कोशिश करता है। तो इस प्रकार वो एक कठिन परिस्थिति से निकलने की या निपटने की कोशिश करती है, तो दूसरी कठिन परिस्थिति में उलझ कर रह जाती है। इस प्रकार वह परिस्थिति की मारी है। और तीसरी बार जब वह गर्भवती होती है तो उसका अपहरण होता है। इस प्रकार हमें दिखाई देता है कि वीमा बार बार परिस्थितियों की मारी है। उसे अपने पति से बिछड़ना पड़ रहा है। अगली विशेषता है वीमा के व्यक्तित्व की या उसके चरित्र की, परिवार पर बोझ। वीमा को परिवार के सभी सदस्य जैसे बोझ समझते हैं, और उसे ये एहसास होने लगता है जब उसका विवाह जिस व्यक्ति के साथ तय हुआ है, वह चाहती भी नहीं है उस व्यक्ति से उसका विवाह हो, लेकिन फिर भी उसका विवाह मन के विरुद्ध हो रहा है। वो अपने बारे में कहती भी है कि परिवार के लिए कैसे वो बोझ हो गई है। वो जमन को बताती है कि 2 रोटियों के लिए घर परिवार में मैं हाथी का पेट बन गई। यहाँ पर पेट चाहिए था, हाथी का पेट बन गई मैं। चलिए यहाँ पर हम देखते हैं, करेक्शन कर लेते हैं तुरंत। हाथी का पेट बन गई मैं, आंखें नहीं है तो क्या, जितना बनता करती। बर्तन भांडे धोना, बच्चों को नहलाना धुलाना, स्कूल भेजना, यानी वो जितना हो सके घर के सारे काम करने की कोशिश करती। लेकिन फिर भी उसे ऐसा लग रहा है कि क्यों उसकी शादी ज़बरदस्ती कराई जा रही है और घर से बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। क्या सिर्फ 2 समय की रोटी के लिए वो मोहताज हो गई है, केवल नेत्रहीन होने से? और ये कोई उसकी इच्छा से तो नहीं हुआ है। वो खुद बेबस बन चुकी है, या किसी प्रकार से उस पर जो प्रकृति ने उसे जो चोट पहुंचाई है, परिवार ने उसे संभालना चाहिए, उसे स्नेह देना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर उसे बार बार एहसास होता है कि वह परिवार पर जैसे बोझ बन गई है।
और इस एहसास में वह जी रही थी। अगली विशेषता है उसके चरित्र की, सुनहरे सपने देखने वाली। युवा है, इसलिए अपने जीवन के बारे में सुनहरे सपने भी वह देखती है। पति को लेकर उसके मन में कई सारे सपने हैं। जमन से विवाह होने के बाद भी या जमन से विवाह के पहले भी उसके मन में कई सारे सपने हैं कि किस प्रकार वह जमन से विवाह करके अपना गृहस्थ जीवन बिताए। और जब वह विवाह के पश्चात गर्भवती होती है तो बच्चे को लेकर भी वह कई सपने देखती है, बार बार खिलौने से बातें भी करती है। तो यहाँ पर स्पष्ट होता है कि वह अपने जीवन के सुनहरे सपने देखती है। अगली विशेषता है उसके चरित्र की, साहसी। वीमा एक साहसी लड़की है। इच्छा के विरुद्ध वीमा का विवाह घरवाले एक शादीशुदा अधेड़ व्यक्ति से करना चाहते थे। वह जमन से यह बताते हुए कहती है कि जिनके साथ वह मेरी शादी करना चाहते थे उनकी पत्नी की कोख पाट रह गई। दूसरी बीवी होती मैं उनकी। जमींदार थे, धान की खेती करते थे, लेकिन वीमा को उपजाऊ जमीन की भांति उस व्यक्ति से विवाह करके रहना स्वीकार नहीं था। अपने पर होने वाले अन्याय का विरोध वीमा ने घर से भागकर किया है। नेत्रहीन होते हुए भी घर से अकेले भागना उसके साहसी होने का प्रमाण है। जमन वर्मा कहता भी है, वाह वाह, शाबाश, खूब मुकाबला किया बुराई का, वीरांगना हो। यानी जिस प्रकार इस परिस्थिति से वह लड़ती है और एक पूरे समग्र संसार में वो अकेली घर से बाहर पहली बार निकली है और वो लड़ रही है अपनी परिस्थिति से, अपना एक अस्तित्व बनाने की कोशिश कर रही है, तो यह देखकर जमन वर्मा उसे वीरांगना कहता है, लड़ने वाली योद्धा। अगली विशेषता है उसके व्यक्तित्व की, जमन के व्यक्तित्व से प्रभावित। जमन वीमा को गुंडे से छुड़वाता है और इसमें वह जमन के व्यक्तित्व से वह प्रभावित हो जाती है। जमन अंधा होते हुए भी नौकरी करके आत्मनिर्भर है और दूसरों की सहायता के लिए भी तत्पर है, चरित्रवान है। जमन द्वारा किए गए उपदेश और कविता को सुनकर जमन से प्रभावित वीमा कहती है, क्या साखी है, कबीर हो, कायल करते हो मुझे। इन संवादों से स्पष्ट होता है कि वीमा जमन के व्यक्तित्व से कितनी प्रभावित है। अगली विशेषता है संवेदनशीलता। जमन के जन्मांध होने के बाद बात को सुनकर वह बहुत भावुक हो जाती है और कहती है, ओहो, जन्म से ही दुखों के सागर हो आप। तो उसे लगता है कि मैंने तो कम से कम 8 साल या 8 बरस तक तो देखा है इस दुनिया को, इस संसार को। उसकी आँखों की ज्योति उस समय तक कायम थी, लेकिन ये तो कितनी भयानक बात है कि जमन ने इस संसार को देखा ही नहीं है। वो किस चीज़ों की, अन्य सभी चीज़ों की कल्पना कैसे करे जिसने उसे देखा ही ना हो। तो कहीं ना कहीं जब उसे पहले लगा था कि वो नेत्रहीन बन गई है तो प्रकृति ने उस पर कितना अधिक जैसे संकट डाल दिया है उसके जीवन पर, लेकिन जब जमन के जन्मांध होने की बात सुनती है तो उसे अपना दुख छोटा नज़र आने लगता है और जमन पर कितनी बड़ी ये विपत्ति जन्म से ही आई हुई है और ये देखकर वो बहुत दुखी हो जाती है। यहाँ पर भी उसकी संवेदनशीलता स्पष्ट झलकती है। और गर्भावस्था में वह बार बार अपने होने वाले बच्चे को लेकर बहुत भावुक हो जाती है। खिलौने खरीद कर उससे उनसे ही बातें करती रहती है। इससे स्पष्ट होता है कि वीमा एक संवेदनशील युवती है। अगली विशेषता है उसके व्यक्तित्व की, श्यामा जी के प्रति पितृभाव रखने वाली। श्यामा जी और वीमा का परिचय जमन के कारण हुआ है। जमन उसे अपने उस क्वार्टर में, जहाँ पर श्यामा जी ने जमन को रहने के लिए एक कमरा दे रखा है स्कूल के ही ऊपर का, और वहाँ पर जब वीमा
जमन के साथ पहुंचती है तो वह उसे भी आसरा देते हैं, इसलिए वह श्यामा जी से भी प्रभावित है और पिता के समान उन्हें मानती है। श्यामा जी वीमा को अपनी बेटी के समान मानते हैं क्योंकि वो उनकी बेटी की उम्र की है और नेत्रहीन है। उन्होंने जमन को आसरा दिया है, नौकरी दी तथा वीमा को भी जमन के साथ रहने का मौका भी दिया। दोनों का आगे चलकर विवाह भी करवाया, इसलिए वीमा भी उन्हें पिता के समान मानती है। इस प्रकार ये कुल 10 विशेषताएं वीमा के चरित्र की है। इसके अलावा भी आप नाटक को पढ़कर और विशेषताएं बना सकते हैं। मैंने एक कोशिश की है। तो चलिए यहीं पर हम आज रुकते हैं, फिर मिलेंगे एक नई जानकारी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।